नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 10-11 दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूरे देश में क्रैकडाउन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से कई नए वीडियो और सनसनीखेज सबूत सामने आए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मैं आपको इस पूरे मामले से जुड़ी कुछ ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहती हूं। ब्रेकिंग नंबर 1, अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम अपने एंगल से जांच करेगी। डॉक्टर्स की पढ़ाई में कैसे रेडिकल आतंकवाद घुसा, इसकी जांच होगी। यह बड़ा इस वक्त का डेवलपमेंट जो आ रहा है। इससे पहले सरकार ने इस पूरे मामले में ईडी, डीआरआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सबकी तमाम की तहकीकात शुरू कर दी थी। अब हेल्थ मिनिस्ट्री देखेगी कि यहां पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले और उनको पढ़ाने वाले लोग, ये डॉक्टर ऑफ डेथ, मौत के डॉक्टर कैसे बने। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में पढ़ाई करने वाले एक एक छात्र की स्क्रूटनी की जाएगी। पाकिस्तान बांग्लादेश गए छात्र किसी रेडिकल ग्रुप के संपर्क में तो नहीं, इसकी पूरी जांच होगी। बड़ी खबर इस वक्त यह भी आ रही है, ब्रेकिंग नंबर 3, आतंक के नेटवर्क का सेंटर बनती जा रही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्रेकिंग नंबर 4, अल फलाह यूनिवर्सिटी को हो रही फंडिंग और मनी ट्रेल की भी जांच होगी। गृह मंत्रालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को यह जांच सौंपी है। ब्रेकिंग नंबर 5, एनएएसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है। वेबसाइट पर गलत सर्टिफिकेशन को लेकर यह नोटिस दिया गया है। शिकंजा कसता चला जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये जो टेरर कैंपस बन चुका था, इस पर इस वक्त सरकार की पैनी नजर पड़ चुकी है और शिकंजा बस बनता चला जा रहा है, टाइट होता जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त यह भी आ रही है, लखनऊ की इंटेग्रल यूनिवर्सिटी की भी जांच एजेंसियों ने अपने रडार पर ले लिया है। जांच टीम ने 65 स्टूडेंट्स की डिटेल मांगी है। यूपी एटीएस की टीम ने इंटेग्रल यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स एटीएस ने जब्त किए हैं। परवेज अंसारी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और क्या टेरर नेटवर्क में और भी लोग इंटेग्रल यूनिवर्सिटी के शामिल है, इसकी तहकीकात तेज हो गई है यूपी एटीएस की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की यह भी है, ब्रेकिंग नंबर 7, ब्लास्ट करने से पहले हरियाणा के मेवात गया था डॉक्टर उमर। आतंकी उमर की विस्फोटक से लदी गाड़ी की नई तस्वीर सीसीटीवी में कैद। मेवात से ही खरीदे गए विस्फोटक में इस्तेमाल फर्टिलाइजर की पूरी एक तरह से कनेक्शन दे रहा है। ये गाड़ी मेवात के एरिया में जहां नू इलाके से फर्टिलाइजर खरीदे गए थे, इस बात की जानकारी दे रही है एजेंसियों ने। ये पूरा रूट ट्रेस किया है, कौन कहां से क्या खरीद रहा था, इस बात के पूरे तार जोड़े जा रहे हैं। ब्रेकिंग नंबर 8, जांच के दौरान जो 14 फोन मिले थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल के फोन थे, इनमें मिले सीडीआर के कश्मीर से फोरेंसिक जांच हुई है और इनमें कुछ नए टेरर नेटवर्क का पता चला है। ये लोग किसके संपर्क में थे, इस वक्त कश्मीर की घाटी में सुरक्षा एजेंसियों ने नए सिरे से क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इन फोन नंबर से जिन जिन की तरफ फोन गए थे, उन सब की तफ्तीश हो रही है। लिंक और घेरा दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। कश्मीर के कई और डॉक्टर्स रडार पर है और कई और डॉक्टर्स को अरेस्ट भी किया गया है। यानी कि ये डॉक्टर्स का नेक्सस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई और डॉक्टर्स जो इन 14 फोन के थ्रू पता चला है संपर्क में थे 4 डॉक्टरों के, बस उन पर क्रैकडाउन जारी है। आज एक बार फिर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक इस वक्त जारी है। इस वक्त दूसरी तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तो आतंकी हमले का टाइप भी बता दिया है, घरेलू अलग, विदेशी आतंकवाद अलग। सवाल है कि ऐसे समय जब जांच जारी है तब घरेलू आतंकवाद की बात करके चिदम्बरम क्या साबित करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी धमाके में घायल पीड़ितों के नाम पर सियासत करती दिख रही है। सवाल पब्लिक का है, आतंकवाद पर घरेलू विदेशी जैसी थ्योरी से किसे क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक का उठ रहा है। पब्लिक के सवाल के जवाब से पहले वो खुलासे जो जांच के दौरान सामने आए हैं वो आपके सामने रखना चाहती हूं। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था। आतंकवादियों की मुलाकात कमरा नंबर 13 में होती थी, जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धमाकों की योजना बनाई जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल कमरा नंबर 13 में रहता था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर ने यूनिवर्सिटी लैब के केमिकल जुटाए। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से आईईडी बनाया जाता था। अब तक की जांच में आतंकियों की डायरी भी बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की डायरी उसके रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी रूम नंबर 13 से बरामद हुई है। बरामद डायरी में कई कोड वर्ड लिखे गए हैं। 8 नवंबर और 12 नवंबर की तारीख लिखी गई थी। डायरी में बार बार ऑपरेशन शब्द का जिक्र किया गया था। डायरी में 25 लोगों के नाम लिखे हैं जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के हैं। नवभारत की टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सच्चाई जानने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने उमर, मुजम्मिल और शाहीन की कट्टरता के बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी का माहौल मिनी पाकिस्तान की तरह लगता था। स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। मतलब कैसा माहौल कैसा है? माहौल एकदम कंजर्वेटिव, मिनी पाकिस्तान इस्लामिक। ऐसा तो देखो, मतलब कह सकते हैं यार, ऐसा ही है। 7 बजे के बाद यहाँ से बाहर निकलने नहीं देते। यूनिवर्सिटी में जाकर कंपल्सरी है। हाँ, तुम रिटर्न में नहीं पहन सकते। रिटर्न में है ऐसा, या बस गोल बना रखा है, बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करती। लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद, उन्हें बाहर नहीं निकलती। न्यूज के पहले तो पुलिस यहाँ एक आध बार आ चुकी होगी ना, यहाँ पे पुलिस आती रहती है। यहाँ पे ऐसे कांड होते हैं। जैसे बीच में हमारे मेडिसिन के एक सर थे, उनकी वो काली क्रेटा में घूमते, JK01 नंबर है उनका, वो उन पे केस है पुलिस में जम्मू कश्मीर। अभी है यहाँ पे है, अभी वो फरार है, पता नहीं निकल रखा है। उसकी डॉटर यहाँ पढ़ती है। लड़कियों के कपड़ों पर नजर होती थी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये बताया जाता था। हिजाब पहनने की हिदायत और नमाज पढ़ने के लिए समय दिया जाता था पढ़ाई के बीच में। इस आतंकी हमले की योजना में शामिल एक के बाद एक करके कारें बरामद हो रही हैं। अब तक 4 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं। हरियाणा के मेवात से उमर की कार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी के कानपुर से लेकर हापुड़ तक कई और संदिग्ध डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट में भी जांच टीम ने पूछताछ की है। एटीएस ने यहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन और संदिग्ध चैट को कब्जे में लिया है। डॉक्टर आरिफ के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। कई संदिग्ध डॉक्टर रडार पर हैं। जांच टीम प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज भी पहुंची। यहीं 1996 में डॉक्टर शाहीन ने MBBS में प्रवेश लिया था। इस बीच जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने विस्फोटक को कोड वर्ड में शिपमेंट और पैकेज का नाम दिया था। विदेशी हैंडलर से कोड वर्ड में बात की जाती थी। फोन से कोड वर्ड हुए बरामद इस वक्त, जिसके मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड फ्यूल ऑयल, इन सब की शिपमेंट और पैकेज के हिसाब से कोड वर्ड रखे गए थे ना। इतना ही नहीं, आतंकी संपर्क का पुराना तरीका इस्तेमाल करते थे। संपर्क के लिए एक मेल आईडी इस्तेमाल किया जाता था जिसका पासवर्ड सबके पास था। सारे आतंकी मेल पर संदेश पढ़ते थे और फिर डिलीट कर देते थे। यानी मेल कहीं से कहीं जा नहीं रही। एक मेल आईडी है, उस पर लिखो,
बाकी पढ़ेंगे फिर डिलीट हो जाएगा। इस तरह से ना कोई मैसेज आता था ना जाता था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया कि साजिश रचने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुनिए क्या कहा। જે કોઈ भी જે સ્તરે આની અંદર સંડોવાયેલા છે એ સૌને કાયદાની અદાલત સામે લઈ જઈ સૌને ઉચિત સજા થાય એના માટે ભારતના વડાપ્રધાનનો જે સંકલ્પ છે એ નિશ્ચિત રૂપે પૂરો થશે અને એક એવું ઉદાહરણ બેસવાનું છે કે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ક્યારેય આતંકવાદી ઘટના ના થાય। गुजरात में हुए एक इवेंट में गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सुनाया गया था। जांच हो रही है, आतंकियों के तार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सियासत जारी है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दिल्ली आतंकी हमले पर नई बहस छेड़ दी। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसके कुछ पॉइंटर मैं आपको बताना चाहती हूं। चिदम्बरम ने लिखा, आतंकवादी दो तरह के होते हैं, विदेश से ट्रेंड घुसपैठिए और घरेलू आतंकवादी। सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है क्योंकि सरकार जानती है कि घरेलू आतंकवादी भी होते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों यहां तक के पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती हैं। परिस्थितियां, घरेलू आतंकवाद, कभी हिंदू आतंकवाद, कभी भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस अब घरेलू आतंकवाद कहकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करना चाहती है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्कों को क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान पाकिस्तान की हेडलाइन बने और उन बयानों में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की पूरी कोशिश हुई। राजनीति कैसे हो रही है ये इस तस्वीर को देखकर समझें। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एलएनजेपी अस्पताल के एक पीड़ित की 2 दिन की तस्वीरें शेयर कर दी। एक उस वक्त की जब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता मिलने गई और एक उस वक्त जब प्रधानमंत्री गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब सीएम गई तब पीड़ित के हाथ में पट्टी नहीं थी, प्लास्टर नहीं था, और जब पीएम गए तो पट्टी आ गई, कपड़े भी अलग थे। आम आदमी पार्टी ने इसे फोटो सेशन करार दिया। इस बीच कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की। कैसे, किसने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं। अब बिना विलंब के हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं। जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। पीआर के लिए आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट के मरीज को फर्स्ट एड नहीं दी, स्प्लिंट नहीं बांधे, आप पीआर करा रहे थे, आप फोटो खिंचा रहे थे। क्या जरूरी है? पीआर जरूरी है, इलाज जरूरी है। किस तरह के सवाल उठ रहे हैं बस, लेकिन ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुट लड़ाई में कांग्रेस घरेलू और विदेशी आतंकवाद की थ्योरी क्यों लेकर आई? सवाल नंबर 2, आतंकवाद पर देश का सेंटिमेंट बांटने के पीछे का मकसद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश है क्या? और सवाल नंबर 3, अल फलाह और इंटेग्रल जैसी यूनिवर्सिटी को लेकर क्या जांच एजेंसियों को और अलर्ट रहने की जरूरत है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, हमारे साथ सुशांत सरीन सीनियर फेलो ओआरएफ विशेषज्ञ हैं सिक्योरिटी मामलों के, स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई जुड़ रही हैं हमारे साथ, मोहम्मद तारिक खान
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के ऋतुराज झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को, कांग्रेस के नेता हैं। और अजय वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, कभी भगवा आतंकवाद, कभी घरेलू आतंकवाद, मैं पूछना चाहती हूं, परिस्थितियां ढूंढने निकले हैं आप? 4-4 लाख पर माह की जिनको तनख्वाह मिलती है, उनकी परिस्थितियां जानना चाहते हैं आप? आपको सिर्फ इस वक्त राजनीति आ रही है समझ, या समझ आ रहा है कि ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी जैसे लोग भी पढ़े लिखे थे, उनकी घरेलू परिस्थितियां और उसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल देश में आतंकवाद के नए नए तरीके और नए नए उनके लेबल्स ढूंढने में जुटा हुआ है? देखिए नाविका जी, आप जैसी योग्य पत्रकार, एडिटर इन चीफ हो और कितने सालों का जिन्हें अनुभव हो, मुझे लगता यह है कि जब सरकार से सवाल ना पूछ के अपोजिशन को कटघरे में करने की आदत है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश में किसकी मजबूरी क्या होती है। मेरी यह समझ में नहीं आता है कि एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि दिल्ली में इतनी भयंकर घटना हुई, मतलब ये आतंकवादी दिल्ली में, छोड़ दीजिए वही तो बाद में करूंगा, अगर किसी घर में भी कोई लाश पड़ी रहती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो घर का मुखिया उस वक्त घर छोड़कर विदेश यात्रा के बर्थडे मनाने नहीं जाता। देश में तो देश के दिल, दिल्ली में कई लाशें पड़ी थी, 12-13, और कई घायल थे, और देश के मुखिया भूटान चले जाते हैं अपने मित्र का जन्मदिन मना रहे, और मित्र को 6,000 करोड़ का वो दिल बने। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय था। और मैं पूछना चाहता हूं नाविका जी, और आपको बताना चाहता हूं कि एक आतंकवादी गतिविधियों में कोई आदमी टेलीफोन पर केवल कर्नाटक में देख रहा था, और उससे पूछ लिया गया कि अरे पूरे देश का अफवाह गैंग बीजेपी का लग गया कि आतंकवादी को संरक्षण मिलता है, आतंकवादी सरकार है। हरियाणा में 229 किलो आरडीएक्स था, या वो क्या था, ज्वलनशील पदार्थ पकड़ा गया। वो आतंकवादी सारे इसी स्कूल के थे। 2014 से 25 तक देश में सरकार इनकी है, गृह मंत्रालय के बॉर्डर प्रधानमंत्री के अंडर और गृह मंत्रालय पे आते हैं। दिल्ली में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां दिल्ली के दिल पर अटैक होता है, और जिम्मेदारी आप बताते हैं गृह मंत्रालय पे। अजय वर्मा जी, आपके पास घरेलू आतंकवाद के लेबल का जवाब तो है नहीं, उस पर तो आप कुछ कहेंगे नहीं। और आप बोल रहे हैं कर्नाटका में आपकी सरकार फोन और टीवी जिसे पहुंचा रही थी वो आतंकवादी था। आतंकवादी को फोन दिलाने का काम आप करिए, आतंकवाद के लेबल आप ढूंढिए, सवाल उठाने का जिम्मा भी आप ले लीजिए, और फिर बोलिए कि हर चीज में बीजेपी की सरकार जो है वो विफल है। सिद्धार्थ यादव, ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की बात है? और ये भगवा आतंकवाद के बाद अब घरेलू आतंकवाद की नई थियोरी लाने वाले कहना क्या चाहते हैं? नाविका जी, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मुझे लगता है कि इनको एक मानसिक रोग हो चुका है। और बड़े शर्म की बात है कि जब देश में ऐसी घटना हो जहां देश के सभी दलों को, सभी नेताओं को एक साथ एकजुट खड़ा होना हो, एक स्वर में अपनी बात कहनी हो, वहां पे आतंकवादियों की टाइप समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी आ गई है। कौन से वाला आतंकवादी घरेलू है, कौन से वाला घरेलू नहीं है, कौन सा भगवा वाला है, कौन सा हिंदू वाला है, ये जिंदगी भर यही समझाते रहे। क्योंकि जिनके दिमाग पर केवल अपीजमेंट का फितूर सवार हो और जिनके दिमाग पर वोट बैंक के आगे कुछ ना चलता हो, वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, हमारे देश की राजधानी में अगर ऐसी घटना हुई, उस पर विपक्ष आए, अपनी संवेदनाएं दे, सरकार की मदद करे, सिक्योरिटी एजेंसीज जिस प्रकार से एक्टिवली काम कर रही हैं उस पर भी अपनी नजर बनाए रखे। उसको छोड़कर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं? अबू आजमी कह रहे हैं ये जुल्म और नाइंसाफी होती है, इससे आतंकवाद पैदा होता है। अब आतंकवाद की पैदाइश इनको पता है, आतंकवाद की टाइप इनको पता है, आतंकवाद क्यों हो रहा है इनको पता है, क्योंकि इनको कवर फायर देनी है। इनको कहीं ना कहीं पीछे खड़े होकर के एक विषय को लेकर के, अपने मानसिक दिवालियेपन को लेकर के, राष्ट्र के हित को पीछे छोड़कर कवर फायर देने का काम करना है। इससे शर्मनाक ये कुछ नहीं कर सकते। कोई टाइप पर सवाल उठाएगा, कोई टाइप पर सवाल उठाएगा, ये विपक्ष का काम कतई ही नहीं है, ये कभी नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मित्र से मिलने भूटान क्यों चले गए? अरे बचपन का मित्र थोड़ी था, देश के सरकारी दौरे पर गए, दूसरे राष्ट्र में गए, दो राष्ट्रों के संबंधों का विषय है, सरकारी टूर पहले से डिसाइड हुआ है, और आप यहां बैठ करके ओछी बात करेंगे कि वो मित्र से मिलने क्यों चले गए। ये जो मानसिक
मानसिकता है नाविका जी पूरे विपक्ष की कि हम कहीं ना कहीं देश को जब मौका मिले कमजोर करने का काम करें, जब मौका मिले उसको अपने खुद ही खटकरे में खींचने का काम करें। ये इन लोगों से सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। बाटला हाउस होगा तो इनके आंसू आपका एजेंडा साफ है अजय वर्मा जी। पहले समझौता ब्लास्ट के समय आपने भगवा आतंकवाद शुरू किया था ताकि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे सके। अब ये घरेलू टेररिज्म, देसी टेररिज्म, विदेशी टेररिज्म, आपकी जिस तरह की इररिस्पॉन्सिबल लेबलिंग है, मैं पूछना चाहती हूं, आप क्या फोन दिखा रहे हैं? फोन मैं दिखाती हूं। आईएसआईएस का रिक्रूटर, आईसिस का रिक्रूटर कर्नाटका की जेल में बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फोन। अपना फोन उसको भिजवाइए, मुझे मत दिखाइए अपना फोन। आपकी सरकारों में टेररिस्ट के साथ, आतंकियों के साथ क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है, इसका फर्क समझिए। लेकिन तारिक खान साहब, आतंकियों की और आतंकवाद की अब हम परिस्थितियां जानने की कोशिश करेंगे। हम इसे घरेलू कहेंगे, भगवा कहेंगे, ताकि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे सके। एजेंडा क्या है विपक्ष का? यही बात अमित शाह साहब ने 2014 के बाद घरेलू आतंकवाद की बात कम से कम 7 बार की है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और अमित, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के टेररिज्म को क्लीन चिट दे दी। कहां क्लीन चिट दे दी? उन्होंने डिफाइन किया ये टेरर अटैक जैश-ए मोहम्मद से जोड़ा जा रहा है और जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, नहीं करता है। फिर आपने कहा था कि कोई भी एक्ट होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सिंदूर 2.0 कहां है? हम इंतजार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहां है भाई? अच्छा, पहलगाम अटैक, आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके हाथ में कि चिंगपुंग ली आएंगे वहां नेपाल से या कोरिया के प्रधानमंत्री आएंगे यहां सबकी रक्षा करने, यह जिम्मेदारी 2 अटैक। तो अगर उसकी चर्चा नहीं होगी यहां पर और जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी, पहलगाम अटैक भी पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड था, यह अटैक भी आप कह रहे हैं इसमें इंटेलिजेंस कह रहा है और सारी मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि जैश-ए मोहम्मद का हाथ है। जैश-ए मोहम्मद का हाथ उरी में भी था, जैश-ए मोहम्मद का हाथ जो ये पुलवामा अटैक है उसमें भी था। तो जब यहां से क्लियर हो गया जैश-ए मोहम्मद का हाथ था, तो सरकार की क्या एक्टिविटी है पाकिस्तान के खिलाफ? और उसके लिंक कश्मीर से मिलते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी जल्दी क्या है तारिक खान साहब, किसको बताना है कि कब अटैक होने वाला है? किसको बताना है? मैं तारिक खान साहब, आप क्या पाकिस्तान या किसी भी देश पर हमला करने को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लूडो का खेल समझते हैं कि इस तरह से आज हुआ कल खेल करेंगे? ये एटीएम मशीन है क्या? कमाल करते हैं। मुझे लगता है किंडरगार्टन में तो पढ़े होंगे आप, अगर पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए। लेकिन सवाल किस तरह के आप उठाते हैं, मुझे बचकाने भी लगते हैं, कभी कभी दुख भी होता है। और सुशांत सरीन, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तारिक खान ने घरेलू आतंकवाद का लेबल पर एक बयान नहीं दिया, यह भी नहीं कहा कि चिदम्बरम जी से हम कम से कम इत्तेफाक नहीं रखते उनके बयान से, लेकिन ये पूछ रहे हैं सिंदूर 2.0 कब होगा? अब ये लूडो का गेम है कि बस खोला बोर्ड और हो गए शुरू? नाविका, सिंदूर 2.0 तो तब होगा जब सरकार डिसाइड करेगी, और वो ना इन जनाब से पूछ करके करेगी, वो अपने ताई डिसाइड करेगी कि उसको कब करने की ज़रूरत है और ज़रूरत है भी कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सिंदूर 2 की बात अगर करनी है तो देखिए, प्रॉब्लम भारत के अंदर आतंकवाद की ये है कि ये वाले इस टाइप के जो राजनीतिक नेता पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन इन लोगों का जो टेंडेंसी है, और इसमें इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी समाजवादी पार्टी वालों से। कांग्रेस पार्टी बहुत डिसअपॉइंट करती है। उनके एक नेता हैं कर्नाटका के जो इसको बिहार के चुनाव के साथ जोड़ करके देख रहे थे इस सारी घटनाक्रम को। अब इनसे ये पूछा जाए, जब 26/11 हुआ तब भी चुनाव हो रहे थे ना, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी ने करवाए थे क्या अपने चुनावी गृह मंत्री ने इस्तीफा करने के लिए? तो ये इस तरीके की जो बात करते हैं ना ये, अच्छा, और ये जो मार्टिन लूथरा किंग बैठे हुए हैं ना, इनको तो चुप करवाए। इनके पास को पता तो इनको है नहीं कुछ, ऐसे ही पता नहीं कहां से राजनेता बन के आ गए हैं यहाँ पर। ये मार्टिन लूथरा किंग को चुप करवाए आप। तो बात ये है नाविका, देखिए, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पर हमने एक धारणा बनाई हुई थी कि भारत के अंदर
अलकायदा या जो इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज में मुलव्विस नहीं होंगी। और एक जमाना था जब कश्मीर में बहुत ज्यादा आतंकवाद था तो भारत का बाकी भारत के जो मुसलमान था वो उसके साथ नहीं जुड़ता था। अब हमको अक्सर नजर आ रहा है कि वो भी जो इंटरनेशनल टेररिज्म का एक सिस्टम बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी एक रुझान उस तरफ जा रहा है, बहुत छोटे तबके का लेकिन जा रहा है। और नाविका एक चीज हमको मेरे ख्याल उमर अब्दुल्ला ने एक बात करी है और उसको हमारे को संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर अभी बहुत उत्तेजना है लोगों में और मुस्लिम समाज के ऊपर काफी निशाना साधा जा रहा है, लेकिन अक्सर जब ये हम सारे कश्मीरियों को एक ही तराजू में तोलते हैं ना तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि कश्मीर में जो सबसे ज्यादा अच्छी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लड़ी है, जिसमें जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम ऑफिसर्स की है। और उन्होंने जिस तरीके से भारत की रक्षा की है वहां पर और कर रहे हैं और जिस तरीके से वो सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं वहां पर, उसको भी हमारे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसको कम्युनल नजरिए से नहीं देखना चाहिए जो कि ये लोग देख रहे हैं, जो तीन महानुभाव आपके चैनल पे बैठे हुए हैं ये इसी नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति उससे जमकती है। और मुझे ये लगता है कि ये राष्ट्र सुरक्षा के नजरिए से देखना चाहिए। बाकी ये विपक्ष को जरूर, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष को जरूर उठाने चाहिए, खास तौर पर कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कानून बनाया हुआ है कि इस तरीके का जो फर्टिलाइजर है उसको आप बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के किसी को नहीं बेच सकते, तो कैसे एक ऐसे प्रदेश में हरियाणा जहां पर बीजेपी की सरकार 10 साल से है वहां पर से ये सामग्री खरीदी जा रही है, ये सवाल पूछने वाला है और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने वाला है। ये नहीं कि ये जो आतंकी हमला हुआ ये फॉल्स फ्लैग अटैक था, ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए सबके सबको। ये जो खास तौर पे इनके जो मंत्री है वहां पर कर्नाटका में ये मार्टिन लूथरा किंग का, उसको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये इस तरीके की बात करते हैं, पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। अगर पाकिस्तान से उन मंत्रीगण को इतना ही प्रेम है तो चले जाए ना, यहाँ पर क्यों रहे वो यहाँ पर। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और मैं सिद्धार्थ यादव आपसे ये सवाल का जवाब जरूर लूंगी, पर सवाल पब्लिक पूछ रही है। राघव सिंह रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, घरेलू आतंकवाद की बात कहकर क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? विकास सक्सेना गोंडा यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, अब सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की कमर तोड़ रही है, क्या इसलिए मोदी विरोधियों को पीड़ा हो रही है? पवन कुमार जिंद हरियाणा से पूछ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बजाय मोदी विरोधी दल या वोट बैंक के लिए इसी थियोरी को लेकर आ रहे हैं। और यह संजीदा सवाल है और स्मिता प्रकाश मैं आपसे पूछना चाहती हूं, घरेलू आतंकवाद परिस्थितियों का जायजा लेना पड़ेगा। क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि अब तक 7 डॉक्टरों को अरेस्ट किया जा चुका है और ये डॉक्टर अच्छी खासी तनख्वाह पर कई जगह में काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी, पढ़ा रहे थे, प्रोग्रेसिव होना चाहिए था इन्हें, ये आजकल के यूथ है और ये सरकारी कॉलेजों में पढ़कर आए हैं जो सब्सिडाइज्ड हैं, सरकारी पैसे से सब्सिडाइज्ड है। उसके बाद भारत के ही खिलाफ मंसूबे रखने वाले ये लोग, इनकी परिस्थितियों में ज्यादा इंटरेस्ट है उमर अब्दुल्ला और पी चिदम्बरम और कांग्रेस के कई नेताओं को। ये कहां से लॉजिकल है? कई सारे पॉइंट्स आपने किए हैं, जैसे ये जांच जो है ये बहुत ही असुखद सच्चाइयों को सामने लाने वाली है, खासकर सबको एहसास दिलाने वाली बात है कि ये जो आतंकवादी थे ये हमारे बीच रह रहे हैं, ये हमारे स्कूलों में, ऑफिसेज में, हमारे हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में, हर जगह हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ये सोफिस्टिकेटेड है दिखने वाले हैं, ये देयर अमंगस्ट अस। और रही बात पॉलिटिक्स की, सरकार का कहना है कि जांच जारी है, नेटवर्क्स को तोड़ना, ये सब और इनके ऊपर की बैकग्राउंड को देखना कि ये लोग क्यों एमबीबीएस करने के लिए ढाका गए, वहां पे क्या पाकिस्तानियों से मिले, क्या साजिश टर्की में रची गई थी, इन सब की जांच हो रही है। लेकिन इसके बीच सियासी पलटवार जो हो रहा है ये सिर्फ उन ताकतों को फायदा पहुंचाती है जो भारत को बांटना चाहते हैं, जो भारत में जो युवा हैं उनको भटकाना चाहते हैं।
बड़ा सवाल यह है कि क्या आतंक से जो लड़ाई के वक्त जो पार्टिजन पॉलिटिक्स जो आई थिंक इट्स कॉल्ड दलगत राजनीति, अगर ये दलगत राजनीति सिर्फ मीडिया में नहीं सड़कों पर उतर आएगी तो ये जांच पर भी हावी हो जाएगी। रही बात दहशतगर्द ग्रुप्स की, चाहे घरेलू हो या सरहद पार से हो, आई थिंक ये जो हम इनको एक ग्रुप्स में डालते हैं, इनको साइलोज में डालते हैं, अब वो वक्त चला गया है। ये इंटरप्ले हो रहा है इन दोनों का, और इससे क्या होता है कि अगर इसके बीच अगर पार्टीजन पॉलिटिक्स होता है तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है कि ये साइलोज और ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अपने आवाम के लोग जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो दहशतगर्द जो है वो इस शोर का, इन अफवाहों का और इन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का, जो अभी हमने देखा है 10 मिनट पहले, जो ये सब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इसका फायदा उठाते हैं। और जब सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती हैं तब हम सबके दुश्मन, भारत का दुश्मन जो है वो इसका फायदा उठाता है, हमारी संस्थाओं को कमजोर करता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, पुलिस हो, लॉ एनफोर्समेंट हो, सबको कमजोर बना देता है। और जांच एजेंसियां जो हैं उनका मनोबल गिरता है जब हम लोग आपस में ऐसे बढ़ जाते हैं, और दुश्मन जो है वो और ताकतवर हो जाता है। सिस्टम्स हमारे वीक हो जाते हैं और दरारें पड़ जाती हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, चाहे पॉलिटिशियन हो, मीडिया हो, हम सबका दायित्व बनता है कि हम एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थोड़े वक्त तक के लिए छोड़ दें। बिल्कुल। और चुनाव भी अभी कोई नहीं है, बिहार का चुनाव हो गया, लेकिन अजय वर्मा जी अभी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। ये तस्वीरें मैं कर्नाटक की जेल की दिखा रही हूं। आतंक के साथ आपने क्या किया, आपका रिकॉर्ड सामने है। याकूब मेमन के लिए कैसे पहुंच गए थे, आपको देश जानता है, दुनिया जानती है। अब आप घरेलू आतंकवाद, विदेशी आतंकवाद कर क्या रहे हैं? नाविका जी, मुझे ये तो बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर जब लागू था और आतंकवादी घटना पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया था, सेनाएं घुसकर मार रही थी कराची में, तो जब ट्रंप ने किसकी कनपट्टी पे कट्टा रख के कहा 50 बार कि नहीं हमने रुकवा दिया, तो उनसे पूछ के शुरू युद्ध होगा? बताइए जरा। और अगर भारत पर आपको कितना भरोसा है, और भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पर आपको कितना भरोसा है, भारत का कितना महिमा मंडन आप कर रहे हैं, ये आपके शब्दों से देश जान चुका है। मुझे नहीं पता आपको समझ आती है या नहीं, लेकिन आपकी इस तरह की बातें यही कारण है कि देश आपको रिजेक्ट करता है। आप कह रहे भारत के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के कनपटी पर तमंचा रखा हुआ था, कट्टा रखा हुआ था। आपको कट्टे की भाषा के आगे कुछ आता नहीं है सिद्धार्थ यादव, ये कैसी मानसिकता है? नकली हिंदुओं को छोड़ दीजिए, असली राष्ट्रभक्त आपसे पूछ रहे हैं हम कि आखिर ये देखिए, मैं नाविका जी पहले आग्रह करूंगा, मैं अजय वर्मा जी के बीच में नहीं बोलता हूं, और जब भी हम बोले उनका फेडर मैं डाउन कर रही हूं, आप जवाब दें। मैंने शुरुआत में ही एक बात कही थी, और बड़ी दुखद बात है कि ऐसी घटना पे जहां सब लोगों को एक साथ आना चाहिए, इस प्रकार की ओछी राजनीति अगर विपक्ष करेगा तो क्या जवाब दिया जाएगा? अभी 2 बातें इनकी पार्टियों ने कही, मैं आपके दर्शकों को तुलना के लिए बताता हूं। 9/11 की घटना हुई, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे, अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं, कब करोगे सिंदूर 2.0, सिंदूर 2.0। क्या अमेरिका के अंदर कोई ये बात कह रहा था कि बुश कब करेगा ऑपरेशन, आप कब करेंगे, आप कब जाएंगे, हम तो इंतजार में बैठे हैं, आओ जरा देखें? कोई कर रहा था गिद्ध की राजनीति? कई बार ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने कई जगह रेड करी, कई जगह नहीं कर पाई। क्या विपक्ष के वहां के किसी नेता ने कहा कनपट्टी पे किसने बंदूक लगा रखी है तुम्हारे, तुम क्यों नहीं पकड़ पा रहे, कनपट्टी पे बंदूक है? ये कैसी राजनीति हुई? ये किस प्रकार की मानसिकता हुई? आपकी नफरत एक राजनीतिक दल से हो सकती है, एक राजनीतिक नेता से हो सकती है। आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके चुनावों में हारने के कारण हो सकती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके नेता की विफलता के कारण हो सकती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन देश पे थोड़ी निकलेगी। आप क्यों नहीं साथ में खड़े हो पा रहे कहने के लिए कि जिसने भी ये किया है, एक ही तो स्वर बोलना है। भारत की बात क्या बोलनी है? भारत की बात इसमें केवल एक है, जिन लोगों ने भी किया है, ना उनकी कोई टाइप है, ना उनका कोई टर्म है, ये भारत के खिलाफ के लोग हैं, इनको सबको इंसाफ
देश के लोगों को दिया जाएगा और इनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और पूरे इतना ही देश बोलना का है। सेंटिमेंट और इसी कुछ नहीं तरफ का है। पूरा देश यही मान रहा है कि हमें आतंकवाद से लड़ना है। देश में किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि घरेलू है, ये विदेशी है, ये भगवा है, ये नीला है, ये हरा है, ये लाल है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन राजनेताओं की आप डेस्परेशन देख लीजिए। और सवाल पब्लिक पूछ रही है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि देश को सुलगाने वाले आतंकियों की पैरवी करने वाले वकील भी विपक्ष के नेता ही करते हैं? लोकेश कालरा का रेवाड़ी हरियाणा से सवाल है, क्या कांग्रेस को याद नहीं कि आतंकी को बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? ये सवाल पब्लिक के हैं। और ऋतुराज झा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इन सब के बीच में सौरभ भारद्वाज दो तस्वीरों पर खेल रहे हैं कि यहां पट्टी लगी है, वहां नहीं लगी। अरे भाई, उनको बता दीजिए 36 घंटे का फर्क है दो तस्वीरों में, और उन 36 घंटों में टेस्ट होते हैं हर अस्पताल में। पहले इंजर्ड लाया जाता है, फिर टेस्ट होते हैं, उनकी पूरी तरह से चेक होती है और उसके बाद इलाज का काम होता है। अब इस बात पर इस तरह की राजनीति, ये स्टैंडर्ड है हमारा? गंदी राजनीति क्या होती है नाविका जी? अभी सिद्धार्थ यादव जी खुद ही कह रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी कि आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि अमेरिका में कोई इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ हो और उसका राष्ट्रपति किसी और राष्ट्रपति का केक कटवाने गया हो। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि अब देश में लोग मर रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री जी केक कटाने के लिए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि एनी टेरर अटैक इज ए एक्ट ऑफ वॉर और ऑपरेशन 2 जारी है। अरे किसने कहा था आपको पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए? आपको किसने कहा था कि सीज फायर कराने के लिए? इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पूरा देश अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ है। लेकिन जब आप इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हो अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आकर के सेना का अपमान करते हो, सीज फायर करते हो, तब ये देश की शर्म के लिए बात होती है। जब आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हो, क्या किया शर्म आती है देश को। जब आप बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हो, कहां से आ रहे हैं ये लोग? और आप आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं सर, आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं। राजनीति आपको इनके साथ ही करनी है। करते हो, इलाज करवाने की राजनीति होनी चाहिए, मुझे बताइए। तो सारे के सारे कनेक्शन नाविका जी, इनको जाकर के कोई समझाए। दिल्ली की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अब तो दिल्ली में कोई चुनाव भी नहीं है। देश का सौदा करके मानेंगे, देश को बेच करके मानेंगे। क्या चाहते हैं आप? सिद्धार्थ यादव जी, देश की सरकार कहे, देश की सेना कहे कि सीज फायर किसी के दबाव में नहीं हुआ, वो बात नहीं समझेंगे। पाकिस्तान की बात समझ में आती है। इनको भी शौक हो चुका कांग्रेस पार्टी की तरह पाकिस्तान में तालियां बजवाने का। इनके लिए जब आप तालियां बजवाई जाए, वहां सारे लोग इनके लिए अल्लाह करेंगे, तब ये खुशी होगी। भारत को कोई पसंद नहीं कर रहा तो भाषा बोलेंगे पाकिस्तान की, भाषा बोलेंगे आतंकियों की। अरे कभी देश की भाषा बोलिए, देश के साथ खड़े हुए। मेरी देश की सरकार ने कह दिया किसी का दबाव नहीं था, माने किसी का दबाव नहीं था। कौन होते हैं आप? कहां से आए हैं? देश के नागरिक नहीं है, देश की सरकार में भरोसा नहीं है, सेना में भरोसा नहीं है। कमाल बात है। बिरयानी खाने के लिए गए थे। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बंगाल में आप बनाए थे। मोहम्मद अली जिन्ना के मजाक। अरे बाटला हाउस को कौन दे रहा था क्लीन चिट? मत बुलवाइए। दिल्ली के अंदर किसके? ऋतुराज झा, जिनके साथ आप अलायंस में रह चुके हैं, उनका रिकॉर्ड कभी देख लीजिए। कमाल करते हैं, क्या क्या नहीं कहते। हमने दर्शकों एक छोटा सा पोल किया और ये पोल हमने सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल पूछा। दिल्ली धमाके में घरेलू आतंकवाद की बात कर क्या कट्टरपंथ को क्लीन चिट दे रहे हैं मोदी विरोधी? सैंपल साइज 35,000 लोग। हां कहने वाले 86%, नहीं कहने वाले 12%, कह नहीं सकते 2%। 86% लोग मानते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप कट्टरपंथ को कवर फायर दे रहे हैं। कट्टरपंथ जो इस देश को आग लगाना चाहता है, उसको कवर फायर दे रहे हैं। आप हैं देश के हितैषी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रहा है। पब्लिक का सेंटिमेंट एक तरफा। आपको कोई समझ आ रही है पब्लिक की क्या राय है? मैं सिर्फ ये सवाल ही पूछ सकती हूं राजनेताओं से
जो विरोध में इतनी आगे बढ़ चुके हैं। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको करती हूं धन्यवाद, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।